हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि मास ऑफ एन एटम क्या होता है, हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और सारी चीज़ें। सबसे पहले बात, आपके दिमाग में एक ख्याल आता होगा कि इतनी मुश्किल सी चीज़ जो एटम होती है, इतनी छोटी सी चीज़, उसको हम कैसे वे करते हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि बहुत छोटी सी चीज़ जो है ना, हम लोग किसी किसी किलोग्राम या इवन ग्राम वाले स्केल पे भी नहीं कर पाते, तो बोलते हैं कि और छोटा स्केल चाहिए। तो हम लोग एटम को कैसे करते हैं? एटम जिसका साइज 10⁻⁻10 मीटर का होता है, इतना छोटा साइज की चीज़ को कैसे वे करते हैं। देखिए, तो इसमें ना सबसे बड़ा योगदान हम कहेंगे जे थॉमसन का है। उन्होंने एक ट्यूब बनाया है जिस ट्यूब के थ्रू एटम को पास किया जाता है। ये लोग, इनफैक्ट मतलब फिजिसिस्ट लोग, ये लोग सबसे पहले एटम को आयोन में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद उस ट्यूब से पास करने के बाद, जो जे थॉमसन साहब ने बनाया है, उसको पास करने के बाद वो एटम आयोन में तब्दील होने के बाद, चेंज होने के बाद, हम लोग कुछ कुछ इक्वेशन लगाते हैं। किस चीज़ का इक्वेशन लगाते हैं? उस आयन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे, उसका इक्वेशन लगाते हैं। उस आयन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डालते हैं, उस चीज़ के बारे में। तो कुछ इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ कि कैसे किया जाता होगा। मैं पूरा प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपकी क्लास में ये चीज़ नहीं है। और उस पूरे चीज़ को कहा जाता है, उस अपैरेटस को, मास स्पेक्ट्रोमीटर। सो वी मेजर मास ऑफ एन एटम यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये कुछ जनरल चीज़ें फिजिक्स के स्टूडेंट को पता होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो बेसिकली कैसे होता है, सी, कूलम फोर्स जो है, सपोज एक इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इस तरीके से डाल देते हैं, मतलब सॉरी, और इस तरीके से आप समझ जाइए कि मैग्नेटिक फील्ड इसके इस तरह जा रहा है अंदर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह, यानी मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर। तो इस एरिया से अगर कोई आयोन पास करता है, तो इतना मेरे को पता है कि फोर्स F इज इक्वल्स टू क्यू ई जो है लगेगा अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करे। इस तरह अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो ये क्या होगा? फील्ड के अलोंग अलाई करेगा। और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल तो इस तरह अलाइन करेगा, यानी फील्ड के अपोजिट भागेगा। यानी इस तरह से आप समझें, अगर कोई मैं चार्ज पार्टिकल प्लस पार्टिकल इधर डालता हूँ, तो क्या होगा? ये चार्ज पार्टिकल ऐसे चलने लगेगा। और अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल डालता हूँ तो पता ये चलता है कि यहाँ पे आपको फोर्स लग जाता है इस दिशा में, F इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ई। और यहाँ पे इस दिशा में क्या होता है? F इज इक्वल्स टू प्लस क्यू ई। इस तरीके से इस पे फोर्स लगता है। तो ये चीज़ आपको कुछ समझ में आया होगा। तो हम लोग कूलम फोर्स को लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू क्यू ई। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कूलम फोर्स नहीं लगता है, यहाँ पे लगता है लॉरेंस फोर्स, जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों है ना, इस वजह से। तो लॉरेंस फोर्स जो है ना, F लॉरेंस, वो क्या होता है बेसिकली? वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स क्यू ई प्लस क्यू वी भी। अब साइन थीटा भी होता है, बट थीटा में 90 डिग्री रख रहा हूँ, तो साइन थीटा फॉर 90 डिग्री साइन 90 इज 1। तो एक ये हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा है। नाउ अब इस पे कुछ न्यूटन का फोर्स भी लग रहा होगा। F इज इक्वल्स टू सेकेंड लॉ, F इज इक्वल्स टू ma। चार्ज में कुछ एक्सेलरेशन आ रहा होगा ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल। तो अगर हम लोग, तो हम क्या करें कि इन दोनों फोर्स को इक्वेट कर देते हैं। F इज इक्वल्स टू ma एंड दिस थिंग, लॉरेंस फोर्स। तो बेटर है कि ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएगा अगर, तो इस तरीके से क्यू ई
प्लस क्यू वी बी इज इक्वल्स टू एम ए। ये हो गया। अब क्यू आप बाहर निकाल दीजिए, ई प्लस वी बी इज इक्वल्स टू एम ए। अच्छा, अब इस इक्वेशन को आप क्या कीजिएगा, डिवाइड बाई एम। बट आप आर्गुमेंट क्या देते हैं, ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर आप क्या कहते हैं, ये सर इसको नीचे में ले आओ, बस हो गया, क्यू बाई एम हो गया। बट ये गलत वे है, ये बिल्कुल ही गलत वे है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअली में होता क्या है, हम सारे इक्वेशन को इससे डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया क्यू बाई एम एंड ई प्लस वी बी इज ए। तो एक चीज ध्यान दीजिए, आपके पास ये जो चीज है एक्सेलरेशन इज ई प्लस बी वी टाइम्स क्यू बाई एम, ये जो है ना क्यू बाई एम, दैट इज कॉल्ड चार्ज टू मास रेशियो। और ये खुद में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। आप सवाल पूछेंगे कैसे, तो एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन को आप d2 बाई डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं, और वेलोसिटी v को dx बाई डी टी। तो दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड बाय सॉल्विंग दीज थिंग्स वी आर एबल टू फाइंड आउट द चार्ज टू मास रेशियो। और उसके बाद हम लोग इसकी मदद से एक्चुअली में m निकाल पाते हैं उस चीज का, सो दैट हम इनडायरेक्टली मास निकालते हैं यूजिंग, सो मास ऑफ द एटम इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये हमारा एक तरीके से जनरल नॉलेज की चीज हो गई फिजिक्स में। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम इस तरीके के मासेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी क्या यूनिट होती है, ये चीज़ हम आगे पढ़ने वाले हैं। अच्छा, तो किसी भी चीज़ को आप रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी छोटी चीज़ आपकी लाइफ में, उसको या तो आप ग्राम में यूज़ करते हैं, अब मैं समझता हूँ मिलीग्राम में यूज़ किया होगा आपने, नैनोग्राम में शायद यूज़ किया होगा, आई डोंट थिंक सो। माइक्रोग्राम में यूज किया होगा क्या मैंने माइक्रोग्राम सोना खरीदा है, बिकॉज सोना काफी महंगा है, वी कैन बाई अ माइक्रोग्राम सोना, तो वो सब चीज ठीक है। बट ना व्हेन इट कम्स टू एन एटम, एटम तो काफी छोटा होता है। एटम कितना होता है, 10 टू द पावर -10 के अप्रॉक्स साइज होता है उसका, मीटर के। तो ऐसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए, इतनी छोटी चीज़ों का मास रिप्रेजेंट करने के लिए केजी तो चलेगा नहीं। और ऐसे देखा जाए तो हमने कार्बन 12 एटम, ये बड़ा स्टैंडर्ड एटम है जिसका मास नंबर, ये मास नंबर है 12 और ये एटॉमिक नंबर 6। मास नंबर और एटॉमिक नंबर के बारे में डिस्कस होगा। तो इस कार्बन 12 एटम का हमने मास निकाला यूजिंग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। वो फाइंड आउट होता है इन केजी। मास of this thing in kg is 1. देखिए, ये सब डेटा याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं भी रेफ़र करके ही बोल रहा हूँ। तो 1.992647 टाइम्स 10 टू द पावर -26 kg। तो क्या इतना छोटा मास 10 टू पावर -27 kg को 26 kg को केजी में रिप्रेजेंट करना सही रहेगा? तो लोगों ने कहा कि नहीं, ठीक बात नहीं है ये, तो क्यों ना एक नया यूनिट लाया जाए। तो इन लोगों ने एक नया यूनिट लाया जिसका नाम इन्होंने दिया एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, तो इसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, जिसको AMU कहा जाता है। और अब जो है ना, नए तरीके में हम लोग इससे डिनोट करते हैं, U से सिर्फ। तो इन लोगों ने कहा कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो इन लोगों ने कहा कि हम 1 एटॉमिक मास यूनिट को, 1 AMU को इस तरह डिफाइन करेंगे। 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12
द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो व्हाट इज द मास नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम? 12। तो 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम को हम डिवाइड करेंगे, उसको हम 1 AMU मानेंगे। तो इसको पता चला ये, तो 1/12 मल्टीप्लाइड बाई ये जो kg में है ना, इसको यहाँ लिख देंगे 1.992647 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻26 kg, and that is equals to 1.660539 multiplied by 10⁻27 kg. This is 1 atomic mass unit. अच्छा, इस जो 1 एटॉमिक मास यूनिट जो आपका आया है उसके बारे में थोड़ा बात सुनिए। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो भी इसी तरीके का होता है, इसी ऑर्डर का होता है। यहाँ पे 1.66 है तो मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 होता है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी इसी रेंज का होता है 1.67 और आगे की वैल्यूज। और ऑफ कोर्स मास ऑफ न्यूट्रॉन इज बिगर देन द मास ऑफ प्रोटॉन। तो हम लोग जनरली ये कहते हैं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है दैट इज एक्चुअली मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन का मास, द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसको हम लोग इन जनरल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये ट्रू नहीं है फॉर क्लोरीन एटम 35 पॉइंट समथिंग, उसके लिए ट्रू नहीं है वो क्लोरीन के लिए। मगर इन जनरल हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज ऑल्सो अ इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, या फिर n टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन।